नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फटाफट करंट अफेयर्स जीके पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर माह के लास्ट वीक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो बच गए थे वो रिवीजन पार्ट 2 में मैंने कवर किए हैं। तो प्लीज आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो है, हाल ही में कौन से देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की सदस्यता को त्याग दिया है? तो ये किया है माली, बुर्किना फासो और नाइजीरिया ने। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे राइट होगा। उपरोक्त सभी इन तीनों कंट्रियों ने आईसीसी का त्याग कर दिया है, उनकी सदस्यता को भंग कर दिया है। और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हेग, नीदरलैंड में। और ये है रोम संधि द्वारा 17 जुलाई 1998 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की गई थी और इसको 1 जुलाई 2002 को लागू किया गया था। और इसकी जो कुल सदस्य देश है वो है 125 प्लस इसके टोटल सदस्य देश है। और रोम संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले अगर सदस्यों की हम बात करें तो उनमें से भारत, चीन, रूस, अमेरिका और इजराइल जैसे देश है जो रोम संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिसके तहत वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की सदस्यता नहीं ली थी। और हाल ही में इस सदस्यता को छोड़ने वाले देश बने माली, बुर्किना फासो और नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन कौन से देश ने किया है? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का जो आयोजन किया है वो किया है भारत ने। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, भारत। भारत ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 वैश्विक स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण पर केंद्रित सम्मेलन, जिनका आयोजन भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है, इसका चौथा संस्करण था ये। और जो 25 सितंबर से 28 सितंबर 2025 तक भारत में नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसकी जो थीम रही है इस साल 2025 की, जो इसकी थीम है वो रखी गई है सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और इंक्लूसिविटी। इस कार्यक्रम में भारत की खाद्य विविधता, वैश्विक निवेश के अवसरों और सतत खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण मंच माना गया है। और इसका उद्घाटन जो किया है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की कौन सी आईआईटी को संयुक्त राष्ट्र यूएन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के रूप में नामित किया है? तो वो किया गया है आईआईटी मद्रास को। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र यूएन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में नामित किया गया है। और इसकी घोषणा किसने की है? भारत सरकार के जो इलेक्ट्रिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसके द्वारा इसका संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय कार्यक्रम न्यूयॉर्क में इसकी घोषणा की गई थी। ये संयुक्त राष्ट्र का उच्च स्तरीय का एक कार्यक्रम हुआ था न्यूयॉर्क में, जहां पे इसकी घोषणा की गई है। फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट है, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत। एआई इम्पैक्ट समिट होगा फरवरी 2026 में, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2025 है वो मनाया गया है 23 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे राइट होगा, 23 सितंबर। और इस साल जो इसकी थीम थी वो थी नो ह्यूमन राइट्स विदाउट सिंग लैंग्वेज राइट्स। ठीक है, अर्थात हाथ की भाषा का अधिकार के बिना मानव अधिकार संभव नहीं है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने कौन से देश की क्रिकेट संस्था का सदस्यता को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यूएसए क्रिकेट का जो सदस्यता है उसको रद्द किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, यूएसए क्रिकेट। फ्यूचर फूड फोरम 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो फ्यूचर फूड फोरम 2025 का आयोजन किया गया है वो किया गया है दुबई में। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे राइट होगा, दुबई। इस बार 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 दुबई में आधिकारिक रूप से प्रारंभ हुआ है, जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य प्रणालियों से जुड़ी चुनौतियों,
और अवसरों का व्यापक विचार विमर्श करना। इस योजना का खास फोकस रहा है ग्लोबल साउथ देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करना और नवाचार नीतिगत सुधारों के जरिए खाद्य तंत्र को लचीला और टिकाऊ बनाना है। और इस साल जो 2025 में इसकी जो थीम रखी गई है वो यही है, लचीले खाद्य तंत्र का निर्माण करना। और यूएई का 2025 का जो खाद्य क्षेत्र में योगदान रहा है वो 8.1 अरब डॉलर से बढ़कर 10.9 अरब डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा गया है। और फ्यूचर फूड फोरम का प्रथम जो संस्करण हुआ था वो कब हुआ था? 2019 में। कहाँ पे हुआ था? यूएई में। और इसके जो आयोजक है, संस्थापक है, वो है यूएई फूड एंड बेवरेज बिजनेस ग्रुप, F&B ग्रुप के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय यात्रियों के लिए क्यूआर आधारित यूपीआई सेवा की शुरुआत कौन से देश ने की है? तो भारतीय यात्रियों की क्यूआर आधारित यूपीआई सेवा स्टार्ट करने वाले देश बना है कतर। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, कतर। और कतर है जो यूपीआई सेवा देने वाला 8वां देश बना है। इससे पहले 7 देश और है जिन्होंने यूपीआई सेवा की शुरुआत की है। भारत सरकार और एडीबी के बीच कितने मिलियन का ऋण समझौता किया गया है? तो भारत सरकार और एडीबी के बीच में अभी जो ऋण समझौता हुआ है वो है 120 मिलियन डॉलर। तो 120 मिलियन डॉलर का भारत सरकार एडीबी से ऋण लेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, 120 मिलियन। और ये है असम के शहरी क्षेत्रों को जलवायु अनुकूल, टिकाऊ और रहने योग्य बनाना, खासकर उन स्थानों को जहां बार बार बाढ़, जल संकट और अनियमित शहरीकरण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये असम के लिए लोन लिया गया है भारत सरकार के द्वारा 120 मिलियन डॉलर का। और एडीबी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? एडीबी की स्थापना हुई थी 1966 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस। और इनका जो एडीबी का मुख्य उद्देश्य है, क्या कार्य करता है ये? एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और एडीबी के जो टोटल सदस्य देश है वो है 68 प्लस देश है जो एडीबी के सदस्य देश है, और भारत भी उनमें एक सदस्य है। और एडीबी का जो असम का जो चीफ मिनिस्टर है वो है हेमंत बिस्वा शर्मा, और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया जी, असम के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2024 की रिपोर्ट सितंबर 2025 में जारी की गई है। तो इसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली है जिसने पहले स्थान पर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, विराट कोहली। और यह अमेरिका की वैश्विक वित्तीय सलाहकार कंपनी है क्रोल, जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन की रिपोर्ट जारी करती है। और ये रिपोर्ट है ये 2024 की अनुसार जारी की गई है, जिसमें विराट कोहली है जो 2024 में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू USD 231.1 मिलियन के साथ शीर्ष स्थान पर बरकरार रहे हैं, जो 2023 में USD 227.9 मिलियन के साथ पहले स्थान पर रहे थे, जो इस बार लगभग 2% से अधिक है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह है वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं पद्मश्री पुरस्कार विजेता शाहरुख खान है तीसरे स्थान पर रहे हैं। लगातार दूसरी बार उन्होंने इस स्थान पर अपनी जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपेडा का पहला क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पे खुला है? तो एपेडा का पहला जो रीजनल ऑफिस खुला है वो खुला है पटना में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, पटना। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल द्वारा एपेडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खुला है? पटना, बिहार में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट का पदभार किसने संभाला है या किसको पदभार दिया गया है? तो ये पदभार संभाला है वंदना गुप्ता जी ने। तो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे राइट होगा, वंदना गुप्ता। और CGCA के रूप में सुश्री वंदना गुप्ता की नियुक्ति की गई है, जो महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देती है। यह नियुक्ति भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय अनुशासन को
सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम है। CGCA का रोल डिजिटल इंडिया, 5G और रूरल कनेक्टिविटी मिशनों के अहम मदद करता है। CGCA भारत सरकार की दूरसंचार विभाग के अधीन एक शीर्ष वित्तीय पद है, जिस पे अभी वंदना जी को नियुक्त किया गया है, जो संचार मंत्रालय के वित्तीय और लेखा कार्यों की निगरानी करता है। यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड का प्रबंध करता है। दूर संचार कंपनियों को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क की वसूली देखता है। पेंशन, GPF और लेखा परीक्षा से जुड़ी कार्य को भी CGSC के द्वारा संभाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये कहाँ दिया, कब दिया जाता है? ये दिया जाता है, फिल्मी जगत का सबसे बड़ा ये पुरस्कार है और इस साल 2025 में ये दिया गया है मोहनलाल जी को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, मोहनलाल। मोहनलाल है ये मलयालम सिनेमा के अभिनेता है और केरला से बिलोंग करते हैं। मलयालम सिनेमा के अभिनेता है और केरला से बिलोंग करते हैं और इस साल इनको दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। और ये इस साल जो इनका संस्करण था वो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था जो इनको मिला है। और ये पुरस्कार फिल्म 2023 की उपलब्धियों को 23 सितंबर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया गया है। और ये पुरस्कार है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा दिया जाता है। और इसमें जो इनाम की जो राशि होती है उसमें गोल्डन लट्स ट्रॉफी और 15 लाख रुपए का नगद प्राइज इसमें रहता है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। और पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किनको दिया गया था? देविका रानी को। कब दिया गया था? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल अनिल चौहान को किस पद पर कार्यरत है? तो जनरल अनिल चौहान है वो अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, CDS है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इनको 2022 सितंबर 2022 में इस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया था। अभी इनका कार्यकाल है वो 30 मई 2026 तक, या फिर अगला आदेश ना आए तब तक CDS पद पर इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो याद रखना, जनरल अनिल चौहान है वो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, CDS है। और ये जो अनिल जी है ये दूसरे नंबर के CDS है। इससे पहले जो थे वो CDS जनरल विपिन रावत थे। सितंबर 2022 में जनरल विपिन रावत जी के स्थान पर अनिल जी चौहान को नियुक्त किया गया था। अभी इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 30 मई 2026 तक, या फिर अगला आदेश जब तक ना आए तब तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना कौन सी राज्य सरकार ने स्टार्ट की है? तो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे राइट होगा, हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा के CM है नायब सिंह सैनी ने ये लॉन्च किया है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ठीक है। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है हरियाणा की महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाना। और इसकी जो पात्रता रखी गई है वो विवाहित या अविवाहित महिला हो, जो परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक हो। एक से अधिक पात्र महिलाएं एक परिवार में लाभ ले सकती है, ये चीज भी आप ध्यान रखिए। एक परिवार में एक से अधिक महिला भी लाभ ले सकती है, ठीक है। लाभ पात्र महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे। किसके थ्रू? DBT के माध्यम से। DBT के माध्यम से 2100 रुपए उनके हर महीने खाते में जाएंगे। और लाभार्थी है कितने हैं? लगभग 20 लाख महिलाएं हैं जिनकी आयु 23 से 60 वर्ष है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम या 1 लाख रुपए है। इसका जो टोटल बजट आवंटित किया गया है वो है 5000 करोड़। किसके लिए? वित्त वर्ष 2025-26 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन बीमा मिसाइल का सफल परीक्षण कौन से देश ने किया है? तो आयरन बीमा मिसाइल है, इनका सफल परीक्षण किया है इजराइल ने। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे राइट होगा, इजराइल। इजराइल ने आयरन बीमा का एक हाईटेक लेजर आधारित एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें इजराइल ने विकसित किया है। और ये सिस्टम विशेष रूप से कम दूरी की हवाई खतरों जैसे रॉकेट, मोर्टार, ड्रोन और बमबारी को ट्रैकिंग और उसे नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है।
वो आयरन बीम की प्रभावी रेंज है वो लगभग 7 किलोमीटर तक की है। 7 किलोमीटर तक ये मतलब अपने खतरों को भाप सकता है और उनको नष्ट करने में सक्षम है। और जो इजराइल है उसकी कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली न्यू स्केल, और वहाँ के जो पीएम है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसएफसी ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है सितंबर 2025 में। किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, डीआरडीओ। डीआरडीओ और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड एसएफसी ने रेलवे बेस्ड मोबाइल लॉन्चर आरबीएमएल के तहत अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और कहाँ पे किया हुआ है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा तट के पास। और इसकी जो रेंज है वो अधिकतम रेंज है 2000 किलोमीटर। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड एसएफसी है, इसके चीफ कमांडर इन चीफ कौन है? वॉइस एडमिरल सूरज बेरी। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली सेंट्रल टिश्यू बैंक और कैशलेस वी ऑफिस कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, नई दिल्ली। ठीक है, भारत का यह पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक MAID दिल्ली में खुला जाएगा। ठीक है, वही वी ऑफिस दिल्ली डेंटल काउंसिल का डिजिटल पहल है। ठीक है, सेंट्रल टिश्यू बैंक में मरीजों की महंगी हड्डी क्राफ्ट की लागत में राहत मिलेगी। और वही DDC का हम VA ऑफिस की बात करें तो दंत चिकित्सकों का पंजीकरण और नवीनीकरण डिजिटल बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूविज्ञान आजीवन उपलब्ध पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय भूविज्ञान आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2025 का सम्मान मिला है प्रोफेसर श्याम सुंदर रॉय को। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, प्रोफेसर श्याम सुंदर रॉय। और राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार भारत के शीर्ष भूविज्ञानियों को उनके वैज्ञानिक, अनुसंधात्मक और औद्योगिक योगदान के लिए दिया जाता है, जो भारत के खनिज संसाधनों, पृथ्वी विज्ञान और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोफेसर श्याम सुंदर राय है, इनको राष्ट्रीय भूविज्ञान आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। प्रोफेसर श्याम सुंदर राय INSA में वरिष्ठ अधिकारी और IISER पुणे में अतिथि प्रोफेसर है। और ये राय का मुख्य योगदान ठोस पृथ्वी विज्ञान और भूकंपीय अध्ययन, विशेष रूप से हिमालय और लद्दाख जैसे प्रायद्वीपीय भारत में इनका योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी और बिना जड़ित आभूषण का आयात पर भारत सरकार ने कब तक प्रतिबंध लगाया है? तो भारत सरकार ने चांदी और बिना जड़ित आभूषण आयात पर प्रतिबंध लगाया है, वो है 31 मार्च 2026 तक। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, 31 मार्च 2026। ये क्यों लगाया गया है? थाईलैंड से चांदी और प्लेन ज्वेलरी के आयात पर भारी वृद्धि होने के कारण भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट के तहत ड्यूटी छूट का दुरुपयोग होने की आशंका है गवर्नमेंट को, इसके लिए इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और स्वदेशी उपयोग के नुकसान हो रहा है, इसलिए सरकार ने नियंत्रण के लिए लाइसेंस व्यवस्था को लागू करने की घोषणा की है। और ये नीति लागू करने वाली एजेंसी है DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियो हाइड्रो प्रोजेक्ट और टेटो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये कौन से राज्य में लगाया गया है? तो हाल ही में मोदी जी ने 22 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में अपना दौरा किया था, जिसके दौरान अरुणाचल प्रदेश में हियो हाइड्रो प्रोजेक्ट और टेटो हाइड्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये यारजेप नदी के ऊपर ये 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। और इन हाइड्रो परियोजना है, इनका जो टोटल लागत आएगी वो है 3700 करोड़, 3700 करोड़ इसकी टोटल लागत रहेगी। और ये संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश सरकार और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया जाएगा। और ये यारजेप नदी पर बना हुआ है, तो आप नदी का नाम भी याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश में है यारजेप नदी।
और जो हियो हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसकी जो कैपेसिटी है वो है 240 मेगावाट, 240 मेगावाट हियो हाइड्रो प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है। इसका उद्देश्य है अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र की बिजली जरूरतों को पूरा करना। और वही टेटो जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसका जो कैपेसिटी रहेगा वो है 186 मेगावाट और इनका उद्देश्य है ऊर्जा सुरक्षा और स्थानीय विकास। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है, वो है पेमा खांडू और राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किस संगठन को मिला है? तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है डीआरडीओ को। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा डीआरडीओ। डीआरडीओ को सितंबर 2025 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है और डीआरडीओ को ये पुरस्कार है ये स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकी में खास योगदान के लिए मिला है। और एक पुरस्कार मिला है आइकॉनिक चेंज मेकर। आइकॉनिक चेंज मेकर है, ये पुरस्कार किसे दिया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है अजीज प्रेमजी फाउंडेशन को। 2025 का आइकॉनिक चेंज मेकर पुरस्कार अजीज प्रेमजी फाउंडेशन को प्रदान किया गया है और अजीज प्रेमजी फाउंडेशन है इनको शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक और सतत कार्य के लिए ये सम्मान दिया गया है। और चेंज मेकर जो अवार्ड है ये द हिंदू बिजनेस लाइन मीडिया समूह के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में सीपीसीबी का 51वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है 22 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा 22 सितंबर। और ये मनाया गया था पर्यावरण भवन नई दिल्ली में 22 सितंबर को इसका 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? केंद्रीय पर्यावरण वन्य जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इनकी अध्यक्षता की थी। और इस अध्यक्षता के दौरान उन्होंने कुछ घोषणाएं की है, वो है क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं शुरू की है 2। कहाँ पे है? पहली है पुणे में जो 70 पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी रखने में सक्षम है, 70 पर्यावरण मापदंडों की निगरानी करेगा। दूसरा है शिलोंग में, वह रखेगा 62 मापदंडों की निगरानी। और उसके बाद समय 2.0 ऐप का शुभारंभ किया गया है, यह वायु गुणवत्ता की निगरानी हेतु मोबाइल एप्लीकेशन है। सीपीसीबी की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। और इस बार 2025 में इसका 51 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है। और ये किसके अधीन आता है? यह आता है पर्यावरण वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप में फाइनल विजेता कौन बने हैं? तो 2025 के सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप के फाइनल विजेता रहे हैं भारत। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे राइट होगा भारत। और भारत ने 27 सितंबर 2025 को कोलंबो श्रीलंका के रेसकोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में 7वां सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। और भारत ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से हराया है और निर्धारित समय तक उनका जो स्कोर था वो 2-2 तक बराबर था। और भारत ने अब तक कुल 7 बार सेफ अंडर 17 या अंडर 16 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAAF स्टील एक्ट 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो AIIFA स्टील एक्ट 2025 का आयोजन किया गया है मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे राइट होगा मुंबई। और इस साल जो इसकी थीम है ए स्टील महाकुंभ, वन इंडस्ट्री वन डेस्टिनेशन। AIFA स्टील 2025 का उद्घाटन प्रहलाद जोशी और देवेंद्र फडणवीस ने किया है। ग्रीन सर्टिफिकेट का उद्देश्य स्टील निर्माण में सतत और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इन्वेस्टमेंट MOU का कुल लगभग 80,962 करोड़ रुपए इसका टोटल मूल्य रखा गया है। ठीक है, गढ़चिरौली महाराष्ट्र को भारत का नया स्टील सिटी के रूप में विकसित करने की इसमें घोषणा की गई है। जिंदल स्टील ने इसने रायगढ़ में स्टील संयंत्र के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो इसमें काफ़ी सारे MOU साइन किए गए जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट टोटल 9 MOU है जिसपे साइन किया है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद। खमागणी। हाल ही में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है बिहार में। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे राइट होगा, बिहार। और ये योजना क्यों स्टार्ट की गई है? इसमें महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा को एक ऐतिहासिक पहल देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। और योजना किसने शुरू की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2025 को बिहार में महिलाओं के लिए एक मुख्यमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की है। डेट याद रखो आप, 26 सितंबर 2025। और इसमें कुल 75 लाख महिलाओं को प्रत्येक को 10,000 रुपये की सहायता राशि 10,000 रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से की जाएगी। और उसमें कुल जो बजट पारित किया गया है वो है 7500 करोड़ रुपए, 7,500 करोड़ रुपए की इसमें राशि का विवरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन से देश के बीच में कृषि नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक द्विपक्षीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो वो की गई है भारत और ब्राजील के बीच। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, ब्राजील। भारत और ब्राजील के बीच कृषि नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक द्विपक्षीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिसका नाम रखा गया है मैत्री 2.0। और इसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? 22 सितंबर 2025 को। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो ये भी याद रखना है, स्थापना हुई थी 22 सितंबर 2025 को और कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में। और इसका उद्देश्य है भारत और ब्राजील के स्टार्टअप्स और संस्थाओं के बीच को क्रिएशन, नॉलेज एक्सचेंज और जॉइंट इनोवेशन को बढ़ावा देना। और इसका उद्घाटन डॉक्टर ML जात सचिव है किसका? DRE के महानिर्देशक है। और ब्राजील के राजदूत है केंथन नोब्रेगुए। इनके बीच इन दोनों ने इनकी शुरुआत की है। और ये कार्यक्रम है ये 5 दिनों तक चलेगा। कब से? 22 से 26 सितंबर 2025 तक। और ये किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेगा? वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, डिजिटल नवाचार, डिजिटल इनोवेशन और लचीली खाद्य प्रणाली पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और ये इसका पहला संस्करण कब हुआ था? पहला संस्करण हुआ था 2019 में। और ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, मुद्रा है ब्राजीलियन रियाल। और राष्ट्रपति है लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा। और कितने नंबर के राष्ट्रपति है? 39 नंबर के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे राइट होगा, नई दिल्ली। और इस बार इसका ये 11वां संस्करण है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप का 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, नई दिल्ली में। और ये प्रतियोगिता है 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। और इसमें टोटल प्रतिभागी देश की बात करें तो 19 देशों के खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। कुल 208 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। और भारतीय दल की हम बात करें तो 69 सदस्य इस टीम में शामिल है। और ये ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत है वो इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS कुंदानिया परियोजना किन 2 मंत्रालयों के बीच MOU पर आधारित है? तो INS कुंदानिया है ये रक्षा मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। उनके लिए ये INS कुंदनिया परियोजना की शुरुआत की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल ने INS कुंदनिया के लिए एक स्टेज्ड शिप प्रोजेक्ट पर MOU पर हस्ताक्षर किया है सितंबर 2025 में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल ने भारतीय नौसेना के पारंपरिक नौका प्रोजेक्ट स्टेज शिप प्रोजेक्ट के तहत INS कुंदनिया के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और ये परियोजना है भारत की प्राचीन समुद्री कारीगरी और समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करने तथा उसको समृद्ध समुद्री संस्कृति का सम्मान करने के उद्देश्य से की गई है। INS कुंदनिया है ये पारंपरिक लकड़ी की पाल नौका है जिसको बिना वेल्डिंग या रिवेटिंग किए बिना बनाया गया है।
और स्टेज तकनीकी से, जिसे नारियल के रेशे, प्राकृतिक राल और सूती पाल का उपयोग करके बनाया जाता है। और INS कुंदनिया है, ये पहली अपनी यात्रा है वो ओमान के लिए करेंगे, तो ये याद रखिए, INS कुंदनिया की पहली यात्रा रहेगी ओमान के लिए। और हमारे जो रक्षा मंत्री है वो है श्री राजनाथ सिंह जी, और जो सांस्कृतिक मंत्री है वो है श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।